गुड मॉर्निंग बच्चों। आज स्टार्ट करते हैं वर्कशीट नंबर 36 क्लास 10 साइंस। थोड़ा सा लेट हो गया है तो हम स्पीड से करेंगे इसको, और लॉन्ग भी है ये। धातु और अधातु टॉपिक है, जितना हमने वर्कशीट अब तक किया है वो सबका रिवीजन है। सबसे पहले आप पहले खुद करेंगे, उसके बाद आप वीडियो से अपने आंसर मैच कर सकते हैं। जो भी नए बच्चे आ रहे हैं वो पिछली वर्कशीट को जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो ये ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं, एक तत्व के ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है, तो कौन सा है ऐसा यौगिक, और वो जल में भी विलय होता है, तो वो है कैल्शियम। ठीक है, कौन सा है? कैल्शियम है, जो जल में भी होता है और उच्च गलनांक वाला यौगिक भी बनाता है। धात्विक ऑक्साइड की प्रवृत्ति कैसी होती है जी? बेसिक प्रवृत्ति क्षारीय होती है। अगर ये दोनों दिया होता है क्षारीय उभयधर्मी, तो हम दोनों इकट्ठे मैच करते, लेकिन ये अलग अलग है तो हम क्षारीय लिखेंगे। अधातु जो विद्युत के सुचालक है वो कौन सी है? एक ऐसी अधातु जो विद्युत की सुचालक जिसमें से बिजली पार हो सकती है, वो है ग्रेफाइट। कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम को उसकी बढ़ते क्रम में लिखना है बच्चों, घटते क्रम में नहीं लिखना है। ध्यान देना, तो बढ़ते क्रम में लिखना, तो यानी सबसे पहले सबसे नीचे होगा सिल्वर होगा। ठीक है, तो आप सिल्वर लिख लेंगे यहाँ पे, और उसके ऊपर क्या होगा? उसके ऊपर होगा कॉपर, और फिर होगा एल्यूमिनियम। तो इस तरह से ये बढ़ता हुआ क्रम है, इस तरह से आप लोग इसका आंसर लिख लेंगे। ठीक है, सबसे कम जो रिएक्टिव होता है, सबसे कम अभिक्रियाशील है, वो सिल्वर है, चांदी है ना। अभिक्रियाशीलता के आधार पर जब हम अवरोही क्रम, देखिए यहाँ अवरोही है वहां बढ़ते क्रम में, तो दोनों अलग चीजें हो गई। उसमें जो है अवरोही में हम ज्यादा अभिक्रियाशील से नीचे की तरफ आते हैं, उसमें कम से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, वही चीज, बस तीर का निशान ऊपर नीचे हो जाता है। तो अवरोही क्रम में जब हम धातुओं को लगाते हैं तो उस सूची का नाम क्या दिया गया है? उसको बोलते हैं अभिक्रियाशीलता श्रेणी। क्या बोलते हैं? अभिक्रियाशीलता श्रेणी। तो आप इसे लिख लेंगे, ये छोटे छोटे हैं इसलिए इसको टाइप नहीं किया है, आपसे लिखा गया है अभिक्रियाशीलता श्रेणी। ठीक है, ये हमने लिख लिया इसको। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ना। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या है? डैश अभिक्रियाशील धातु अपने डैश अभिक्रियाशील धातु को उसके लवण विलयन से विस्थापित करती है। देखिए हमेशा हमने ये पढ़ा था विस्थापन वाला की जो ज्यादा वाली होती है वो कम से कम को विस्थापित करते हैं। इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा? जो अधिक अभिक्रियाशील धातु होगी, यानी अभिक्रियाशीलता श्रेणी में जो ऊपर में होंगी, वो कम अभिक्रियाशील धातु को उसके स्थान से स्थानांतरित कर देती है। प्रश्न नंबर 7 है, अधातुओं द्वारा बनाए गए आयन का नाम बताना है। अधातुएं देखिए लेती हैं, इलेक्ट्रॉन को लेती है ना, तो ये क्या बनाएंगी? ऋणायन बनाएंगे, और धातु देती है तो वो धनायन बनाएंगे। प्रश्न नंबर 8 है, कुछ धातुएं जल के साथ बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करती हैं, ऐसी किसी एक धातु का नाम बताना जो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। तो कोई भी बता सकते हैं आप। देखिए चांदी है, सोना है, तो आप सोना बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो सोना हम लिख देते हैं, इसका आंसर हो गया सोना। ठीक ना। पृथ्वी की सतह पर प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु जो बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, वो है एल्यूमिनियम। इन सारे ऑप्शन में एल्यूमिनियम ये ज्यादा मात्रा में पाई आयरन भी पाया जाता है, लेकिन एल्यूमिनियम ज्यादा पाया जाता है। अब है प्रश्न नंबर 10। किसी तत्व E(Z16) का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको दे रखा है 2, 8, 6, 2 और 8, 10 और 6, 16। यस, तो ये देखिए ये पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉन त्यागेगा कि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। तो हम सबसे बाहरी कक्ष देखते हैं, ये 6 है। 6 इलेक्ट्रॉन त्याग करना बहुत मुश्किल होता है बच्चों, तो यानी कि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, और वो भी 2 इलेक्ट्रॉन को ये ग्रहण करेगा। तो इसका आंसर होगा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। तो इस तरह से प्रश्न 10 तक हो जाते हैं। नाउ बी ऑप्शन भी करते हैं, स्टार्ट करते हैं कि इस समीकरण को पूरा करना है। आयरन और ये है H2O वाटर है, तो यहां क्या आएगा? Fe2O3 प्लस H2 हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ठीक है, आयरन ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगी। नेक्स्ट में क्या बनेगा? कैल्शियम प्लस हाइड्रोजन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, ये CaOH होल का 2। ठीक है, प्लस H2 गैस निकलेगी, और साथ में हीट भी होगा। ये सेकंड का आंसर है।
अब थर्ड का आंसर हम थोड़ा नीचे लिख देते हैं। तो थर्ड का आंसर है ये, जो पोटेशियम है एंड वाटर है, क्या मिलता है, पोटेशियम KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, प्लस में हाइड्रोजन गैस निकलेगी, साथ में हीट भी निकलेगी। तो ये इसकी इक्वेशन है, आप लोग इसे कर लेंगे। तो पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों इक्वेशन हमने कर दी है। प्रश्न नंबर 2, जब धातुओं को अभिक्रियाशीलता खनिज अम्लों के साथ करवाई जाती है किसी भी, तो हाइड्रोजन गैस निकलती है ना, हम ऊपर देख भी रहे हैं, ऊपर के समीकरण में हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन गैस निकल रही है। लेकिन धातुओं की कुछ ऐसी धातु भी है जैसे कि Mn है, Mg है, तो ये जब तनु HNO3 के साथ कराई जाती है, ऊपर तो वाटर के साथ था ना, तनु HNO3 के साथ कराई जाती है, ठीक है ना, तो हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती है। क्यों नहीं निकलती, इसका कारण क्या है, ये हमें बताना है। इन दो के साथ है, तो हम इसका आंसर यहाँ दिखाते हैं। ऐसा इसलिए होता है, आठवीं का आंसर है कि जो HNO3 है यानी कि नाइट्रिक एसिड है, वो तीव्र ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। गर्म होने पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन में मिलकर वाटर बना देता है, जल बना देता है, और खुद भी नाइट्रोजन के ऑक्साइड के रूप में बदल जाता है। तो ये इसका आंसर है। प्रश्न नंबर 2 पढ़ते हैं, पूरा 2 हो गया, 3 पढ़ते हैं, पूरा पढ़ेंगे इसे। आपको एक हथौड़ा, बैटरी, बल्ब, तार, स्विच, ये सब दिया गया। नंबर 1, इनका उपयोग करके धातु और अधातुओं के नमूनों में विभेद करना, यानी कुछ नमूने उठाने हैं, आपको इनका यूज करते हुए बताना है कौन सी धातु है, कौन सी अधातु है। दूसरा प्रश्न है, धातु और अधातुओं में विभेदन के लिए क्या ये परीक्षण बहुत था, मतलब इन प्रश्नों में आकलन कीजिए, बताना है हमें ठीक था कि नहीं था। इसके आंसर है, सबसे पहले देखिए, धातु और धातुओं की वस्तु हमने कोई सी भी ले ली नमूने, और एक एक करके सब पे हथौड़ा मारा, यानी हथौड़े को उससे पीटेंगे जब उसे, तो क्या होगा, तो धातु होंगे वो तो अपने आकार में वृद्धि कर देंगे क्योंकि वो आघात वर्धे होती हैं, लेकिन अधातु टूट जाएंगे क्योंकि वो भंगुर होती है। तो धातु और धातु में अंतर पीट के पता चल सकता है। दूसरा एक्सपेरिमेंट है, एक बैटरी लेंगे, प्लग लेंगे, बल्ब लेंगे, ठीक है, और मतलब कोई ये सब लेंगे, ये कार नहीं है, एक स्वीकार, और परिपथ बनाएंगे, स्विच भी लेंगे, स्विच लगाएंगे उसके अंदर, ठीक है। तो ये हो गया। प्लग ऑन करने पे बल्ब क्या होगा, अगर जलने लग गया तो समझ लीजिए जो तार है, यहाँ पे तार आएगा, तार की जगह जो तार है, अगर बल्ब जलने लगता है तो वो जो तार है वो धातु है क्योंकि वो विद्युत का सुचालक है, ठीक है, और अगर नहीं जला तो अधातु, ठीक है। नाउ परीक्षण करने पे पता चलता है कि वस्तुएं जो धातु से बनी है या अधातु से है, लेकिन भाई ये पता चल जाता है ना, धातु से बनी है लेकिन अधातु से है। लेकिन अगर पारा और शीशा को देखा जाए तो इन जैसों के लिए यह परीक्षण उपयोगी नहीं है, क्योंकि ये दोनों तो क्या है, धातु है ना दोनों के दोनों, लेकिन धातु होते हुए विद्युत की कुचालक, इनमें से बिजली नहीं जा सकती। और इसका उल्टा ग्रेफाइट जो है अधातु है लेकिन वो विद्युत का अच्छा चालक है, सुचालक है। तो परीक्षण तो ठीक है लेकिन पूरी तरह से नहीं कह सकते कि ये ठीक है। तो प्रश्न नंबर 2 के ए और बी पॉइंट दोनों हो जाते हैं। प्रश्न 3 हो गया, प्रश्न नंबर 2 के लिए 3 के थे वो ए और बी पॉइंट। अब प्रश्न नंबर 4, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, और 2 उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण देने अभिक्रिया के साथ। तो चलिए, वो ऑक्साइड, वो धातु ऑक्साइड उभयधर्मी वो हैं जो जिनकी प्रकृति अम्लीय और क्षारीय दोनों होती है, उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। कोई भी धातु ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों साथ अभिक्रिया कर जाए, जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड है, देखिए ये दिखा रखा है एल्यूमिनियम ऑक्साइड का, यहाँ पर क्षार और अम्ल दोनों साथ अभिक्रिया करके दिखाई गई है, और ऐसे जिंक ऑक्साइड का क्षार और अम्ल दोनों साथ अभिक्रिया करके दिखाई गई है। तो दोनों का उदाहरण हमने दे दिया है। इस तरह से आप कोई भी उदाहरण दे सकते हैं जो उभयधर्मी होंगे। प्रश्न नंबर 5, कारण बताने, हम सारे प्रश्न इकट्ठे पढ़ लेते हैं। गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है। जो गर्म जल का टैंक होता है ना, उसको बनाने में तांबे का उपयोग होता है, इस्पात का नहीं होता। क्यों नहीं होता स्टील का, स्टील, इस्पात मतलब स्टील। और आभूषण बनाने में सोने चांदी का उपयोग ही क्यों होता है, या सोडियम पोटेशियम लिथियम को तेल के अंदर ही क्यों रखा जाता है। तो चलिए सबसे पहले टैंक का आंसर देते हैं। तो देखिए, जो तांबा है वो स्टील का से अधिक अच्छा ऊष्मा का चालक है, अच्छा चालक है ऊष्मा का, इसीलिए टैंक जो है, जो गर्म वाले टैंकी बनाई जाती है ना, टंकियां गर्म करने की पानी की, वो तांबे की होती है, स्टील की नहीं होती है। दूसरा क्वेश्चन ये था कि ये कम अभिक्रियाशील है, इनके गहने क्यों बनते सोने चांदी के, क्योंकि पहली बात ये कम अभिक्रियाशील है, जो ऑक्सीजन जो है
ऑक्सीजन तथा जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं और ना ही अपनी चमक को खोते हैं। ठीक है, साथ में आघातवर्धक और तन्य दोनों ही हैं, तो इसीलिए आभूषण में यूज हो जाता है। तो इनकी इतनी क्वालिटी है तो इसीलिए इनके गहने बनाए जाते हैं। अगला ये था कि इनको तेल में ही क्यों रखते हैं, सोडियम पोटेशियम लिथियम को, क्योंकि देखिए ये बहुत ही अभिक्रियाशील धातु है, जो यहाँ जो कर लो वायु के साथ संपर्क करके जल जाते हैं और जल के साथ भी अभिक्रिया कर जाते हैं, इसलिए इन्हें तेल में रखा जाता है। प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6 में हम इसी के अंदर निशान लगाएंगे। जिंक मैग्नीशियम कॉपर है, ये धातु ऑक्साइड के साथ इनकी अभिक्रिया कराई जाएगी, गर्म किया जाएगा तो क्या होगा। तो हमें सबसे पहले अभिक्रियाशीलता श्रेणी बना लेनी है। जो भी अभिक्रियाशीलता श्रेणी है उसमें पहले ऊपर कौन सा होता है, तो आपको वो सोचना है पहले कि ऊपर होता कौन सा है। तो बताइए पहले कौन सा होता है अभिक्रियाशीलता में। हम जानते हैं कि मैग्नीशियम पहले ऊपर होता है कि नहीं। हम ये दूसरे कलर से लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं आपके लिए कि मैग्नीशियम पहले ऊपर होगा, फिर जिंक होगा और सबसे कम अभिक्रियाशील होता है कॉपर, है कि नहीं। तो अब पहला देखिए जिंक ऑक्साइड है, तो जिंक से ज्यादा मैग्नीशियम है ना, तो यहाँ तो कोई रिएक्शन नहीं होगा, लेकिन यहाँ रिएक्शन होगा और यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगा। वो जिंक को मैग्नीशियम हटा देगा उसकी जगह से ना। मैग्नीशियम ऑक्साइड देखिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो तो तीनों से ही ज्यादा है। ठीक है, तो मैग्नीशियम तो खैर बराबर ही हो गया, तो इन दोनों से ज्यादा है तो यहाँ पे टिक लगा देंगे। कॉपर सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है, नहीं यहाँ पर ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको ठीक कर देते हैं। देखिए मैग्नीशियम सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील धातु है, तो इसका मतलब जिंक इसके साथ नहीं हटा सकता मैग्नीशियम को, तो यहाँ डैश आएगा, और मैग्नीशियम तो मैग्नीशियम ही है। ठीक है, तो ये यहाँ पे ऐसे डैश रहेगा। कॉपर भी इससे कम है, तो इसलिए यहाँ भी कोई अभिक्रिया नहीं होगी। अब आता है लास्ट, ध्यान से समझना है, कॉपर ऑक्साइड है, जिंक बताइए कॉपर से ज्यादा है कि कम है। यस, जिंक इससे ज्यादा, देखिए कॉपर सबसे नीचे है, जिंक इससे ऊपर, तो यानी अभिक्रिया होगी। मैग्नीशियम भी इससे ऊपर, तो यानी अभिक्रिया होगी, और ये तो सेम ही है। तो इस तरह से आप इसको निशान लगा लेंगे। प्रश्न नंबर 7 है ये। ठीक है, तो हमें ये बता भी दिया है कि मैग्नीशियम जिंक कॉपर होता है। प्रश्न नंबर 7 क्या है, एक ऐसी धातु का उदाहरण देना है जिसकी आघातवर्धकता सबसे अधिक हो और जो ऊष्मा की सुचालक भी सबसे अच्छी हो और जो मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती, फ्री स्टेट में नहीं पाई जाती। तो 3 क्वेश्चन है, तो पहला होगा सोना, उसके बाद आप चांदी लिखेंगे। ठीक है, सबसे ज्यादा है ये ज्यादा, फिर चांदी इसका आंसर है, और फिर है पोटेशियम, सोडियम, ये जो है सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील है और जो कि मुक्त नहीं पाया जाती। दोबारा पढ़ा देते हैं इसको हम। एक पॉइंट है, सबसे ज्यादा आघातवर्धक कौन सी है बच्चों, तो सबसे ज्यादा सोना ही है और चांदी है। ठीक है, चांदी तन्य, सोना ज्यादा तन्य है और ये आघातवर्धक ज्यादा है। देखिए इसके वर्क बने होते हैं, तो आप इसको मेन पे रख सकते हैं। इसको देखिए बर्फी जो नहीं होती, बर्फी के ऊपर भी लेयर वर्क नहीं लगाए जाते, तो वो चांदी की वर्क होती है उसके ऊपर। तो आप इसको ज्यादा प्रेफर कीजिए। सोना चांदी मैंने लिख तो दिया, लेकिन चांदी को आपको बताना है। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि ऊष्मा की सुचालक, तो ऊष्मा की सुचालक तो सबसे अच्छी जो है चांदी ही है, और जो मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती है जो धातु है वो पोटेशियम सोडियम है, ये सबसे ऊपर होती है अभिक्रियाशीलता में, तो इसीलिए तो बिल्कुल भी मुक्त नहीं पाई जाएंगी। तो ये पहले आप आंसर देख लीजिए, इतने काफी स्पीड से आज मैंने करा दिया क्योंकि काफी क्वेश्चन है। अभी 5 से आप आंसर देखिए इतना। अब अगला प्रश्न है कि भाई एल्यूमिनियम को इतना ज्यादा यूज क्यों किया जाता है। प्रश्न नंबर 8 है, अभी हम 8 कराते हैं। ठीक है, 6 हमने करा दिया, 7 8, क्योंकि ये हल्की होती है, ऊष्मा की और विद्युत की अच्छी चालक होती है, कम ज्यादा अभिक्रियाशील नहीं है, बीच में आती है, आघातवर्धक है, पतली पतली लेयर बनाई जा सकती है, शीट्स बनाई जा सकती है और आसानी से मिल भी जाती है, इसीलिए इसको जो है व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। देखिए प्रश्न नंबर यही था। ठीक है, प्रश्न हमने ये पढ़ लिया था पहले, हमने बता दिया क्यों इसको यूज करते हैं। प्रश्न 9 पढ़ लेते हैं पूरा। एक धातु X है, अभिक्रिया ठंडे जल में कराई जाती है और क्षारीय लवण देता है। ठीक है, और उसका सूत्र है OXOS। X बताना क्या है, गैस निकलती है Z, तो XYZ का नाम बताना है। तो चलिए हम जानते हैं कि क्या है नाम। सबसे पहले X है सोडियम, जो बनेगा वो क्षारीय लवण होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और जो गैस निकलेगी वो हाइड्रोजन गैस है, और अभिक्रिया उसकी ये है सोडियम प्लस H2O, सोडियम हाइड्रोक्साइड वाटर एंड हाइड्रोजन गैस और ऊष्मा। तो ये है प्रश्न नंबर 9 है। ठीक है, समझ में आ गया आपको। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 10 क्या कहता है ये।
कि यहाँ पर आपको संरचना दी हुई है ना, ये ऑक्सीजन का है और सोडियम दिया हुआ है आपको। तो संरचना को भरना है, इसका सूत्र बनाना है हमें। तो देखिए सबसे पहले तो मेटल देखिए और नॉन मेटल क्या है। धातु कौन सी है, धातु है सोडियम, हम यहाँ लिख देंगे, और अधातु है ऑक्सीजन। ठीक है, तो जो ऋण आयन और धन आयन क्या होता है, धातु देगी जो देता है वो धन आयन बनाता है, यहाँ सोडियम आ जाएगा, और जो लेता है वो ऋणायन बनाता है यानी ऑक्सीजन आ जाएगा। और कितने दिए गए हैं, 2 सोडियम 1 ऑक्सीजन के साथ लग रहे हैं ना, अटैच हो रहे हैं, तो ये 2 सोडियम है, तो ये बनेगा Na2OH। तो ये इसका फार्मूला है। क्लियर हो गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सी का ए पार्ट है। 2 परमाणु बताने ए और बी हैं। बनने वाले यौगिक निर्माण में ए 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, यानी कि ये कोई धातु होगा, और बी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है एक को। तो ए बी के बीच में जो आबंध बन रहा है वो क्या है, और ए बी वाला जो सूत्र है यौगिक का सूत्र भी बताना है। तो देखते हैं नीचे, ये आप साथ के साथ देखते रहिए। तो इसमें आयनिक आबंध बनेगा और जो सूत्र होगा AB2 बनेगा। ठीक है, AB2 क्यों बना, क्योंकि बी एक ग्रहण कर रहा है ना, तो बी एक जैसे 2 चाहिए होंगे ना, एक ये तो 2 दे रहा है, तो यानी ए 2 दे रहा है, तो इसके साथ बी जो है 2 लगेंगे, क्योंकि इसको तो 1 चाहिए और इसको भी 1 चाहिए इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बन गया AB2। क्लियर हुआ ना। इसी प्रकार मैग्नीशियम क्लोराइड अणु के निर्माण बनाने का वर्णन करना है। मैग्नीशियम क्लोराइड कैसे बना है, देखिए ये आ गया आंसर आपका, बी पार्ट है। तो मैग्नीशियम क्लोराइड में 2 इलेक्ट्रॉनिक होता है मैग्नीशियम, ठीक है, देता है, जबकि क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तो आयनिक आबंध बनाएंगे। तो वो ऐसे ही बन गया। देखो बच्चों, ये मैग्नीशियम है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन देने हैं, तो ये 2 क्लोरीन को देगा, क्लोरीन तो 1 ले रहा है, ये इसको 1 ही चाहिए, और इसको भी 1 चाहिए। ठीक है, ये सब हम बता चुके हैं। तो यानी कि 1 मैग्नीशियम के साथ 2 क्लोरीन लगे हैं ना, तो MgCl2। तो इस तरह से ये बन गया हमारा। नाउ अगला क्वेश्चन क्या था, प्रश्न पढ़ लेते हैं। प्रश्न ये था कि साधारण नमक, दोनों प्रश्न पढ़ लेते हैं। साधारण नमक पिघली अवस्था में विद्युत का संचालन क्यों करता है, और सोडियम क्लोराइड यानी साधारण नमक का गलनांक उच्च क्यों होता है। पिघली अवस्था में क्यों करता है, इसका आंसर ये रहा, क्योंकि पिघली अवस्था में उसके आयन मुक्त हो जाते हैं, ठीक है, फ्री होते जाते हैं, तो इसीलिए कर पाता है। दूसरा, सोडियम क्लोराइड एक आयनिक यौगिक है और बहुत मजबूत उसका बॉन्ड बनता है। आयनिक जो आबंध बनता है बहुत मजबूत होता है, उसको तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा चाहिए, इसीलिए इसका गलनांक जो है, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 2, गुणों के आधार पे बताना है। धातु धातु में अंतर हम बताते हैं, पहले एक्वारेजिया बताते हैं। एक्वारेजिया क्या है, और धातुओं की अन्य लवणों विलवणों के साथ अभिक्रिया बतानी है आपको। तो चलिए पहले एक्वारेजिया देखते हैं, और अंतर भी, सारे क्वेश्चन के आंसर इकट्ठे हो जाएंगे यहाँ पे। स्क्रीन पे आपके सी पार्ट एक्वारेजिया देखिए, HNO3 जो है और HCl का 1:3 में विलयन होता है, यानी ये 1 और वो 3 में होना ही चाहिए। और ये किस काम आता है, सोना प्लेटिनम जैसी धातु है ना, उनको पिघलाने में काम आता है। जैसे देखते हैं गली में सोने चांदी बेचने वाले, वो कहते हैं कि भाई साफ करा लो, एक्चुअली में वो यही वाला सोल्यूशन रखते हैं, विलयन रखते हैं, और वो आपका सोना जो है उसमें से चोरी कर लेते हैं। मतलब उसमें डालेंगे तो सोना कम हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, वो पिघल जाता है हल्का हल्का। तो ये सोना और प्लेटिनम ना जैसी धातु जो अन्य अम्ल में ना अभिक्रिया नहीं करती हैं, अन्य अम्ल में पिघलती नहीं है, तो ये अम्ल जो है इसके लिए बनाया गया, स्पेशली सोने और प्लेटिनम के लिए। ना दूसरा क्या था कि भाई विलयन में धातु की क्या अभिक्रिया, ये क्वेश्चन था ना। तो देखिए धातु जो है सॉल्ट विलयन के साथ अगर अभिक्रिया करेगी तो उसको विस्थापित कब करेगी, जब अगर धातु अधिक अभिक्रियाशील होगी। ठीक है, अगर धातु अधिक अभिक्रियाशील है तो कम अभिक्रियाशील वाला जो विलयन है, जो धातु वाला, उसमें से उस धातु को निकाल देगी और खुद उसकी जगह आ जाएगी। ये क्या बोला मैंने, आप समझिए इससे। कॉपर सल्फेट और आयरन है। आयरन देखिए ज्यादा अभिक्रियाशील है कॉपर से, तो ये कॉपर को उसकी जगह से हटा देगी। क्या करेगी, उसकी जगह से हटा देगी और खुद बन जाएगी आयरन सल्फेट, और कॉपर अलग हो जाएगा। जबकि अगर कम अभिक्रियाशील धातु होगी, जैसे भी कम अभिक्रियाशील धातु है, ठीक है, ये ऊपर जो भी लिखा है उसको समझा रहे हैं यहाँ पे, इस आयरन इससे ज्यादा अभिक्रियाशील है, तो क्या इसको हटा पाएगी, नहीं हटा पाएगी ना। आयरन ऊपर आता है अभिक्रियाशीलता में और कॉपर नीचे आता है, ये ऐसे श्रेणी है, तो ये इसको नहीं हटा पाएगी क्योंकि कमजोर है, कम रिएक्टिव है, तो रिएक्शन होगा ही नहीं। यही सब यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब इससे पहला वाला एक क्वेश्चन क्या था, प्रश्न नंबर 2 ना, ये 1 और 3 में, प्रश्न नंबर 2 का ये आंसर है।
आंसर 2 है ये। ठीक है, धातु और धातु में अंतर जो है हमने कॉपी पेस्ट किया है, क्योंकि इसमें लिखने में टाइम लगता थोड़ा सा, तो टाइम सेविंग किए। आप देखिए, धातु और धातु हैं, आपको पहले बता चुके हैं। इसके बाह्यतम कोश में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके बाह्यतम कोश में 4 या उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे 5, 6, 7 तक। ठीक है, पारे को छोड़कर सभी धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, और ये तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव, गैस, ये हम बता चुके हैं पहले ही। इनमें चमक पाई जाती है, और ये चमक इनमें नहीं होती, लेकिन ग्रेफाइट जो है बहुत ज्यादा चमकता है। ग्रेफाइट नहीं, बल्कि जो क्या था वो आयोडीन था ना। हाँ, दूसरा, आप इसकी जरूर नहीं कि ये डिफरेंस लेके आप बहुत सारे लिख सकते हैं। धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं, अधातुएं कुचालक होती हैं। धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती हैं, अधातुएं ऊष्मा की कुचालक होती हैं। धातुएं आघातवर्धक होती हैं, ये आघातवर्धक नहीं होती है, भंगुर होती हैं। ये तन्य होती हैं, ये तन्य नहीं होती हैं। ये कठोर होती हैं, ये कठोर नहीं होती हैं। लेकिन इसमें सोडियम पोटेशियम जो है वो कठोर नहीं होता है, सॉफ्ट होता है। जबकि अधातुओं में हीरा कठोर होता है। इनका गलनांक क्वथनांक ज्यादा होता है, ऊंचा होता है। ठीक है, जबकि इनका कम होता है। यहाँ पे आप अधिक लिख देंगे, गलनांक क्वथनांक अधिक होता है। गलनांक मतलब मेल्टिंग पॉइंट, और क्वथनांक होता है बॉइलिंग पॉइंट। इनका अधिक होता है, इनका कम होता है। न्यून मीन्स होता है कम। तो इस तरह से देखिए हमारी वर्कशीट पूरी होती है। आंसर आपके सामने है। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। काफी मेहनत इसमें लगी है, तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। ये स्क्रीन पे आपके आंसर आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। और बच्चों, पहले खुद प्रैक्टिस करना आप लोग, उसके बाद ही इसको देखना है आपको। ठीक है, और डिफरेंसेस में इतने सारे डिफरेंस है, 3-4 डिफरेंस बहुत होते हैं। आप लोग कर सकते हैं जो भी अच्छा लगता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, जल्दी ही लेकर आएंगे। टेक केयर, बाय बाय।